नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश की समाजवादी हुकूमत मजलिस से खौफजदा। 2017 के असेंबली इंतखाबात में मजलिस अवाम की नुमाइंदगी करेगी। लखनऊ में सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी का खिताब। असेंबली में 13 मुतालबात ज़रको मुबाहिस के बाद मंजूरी। जारिया साल जुलाई तक सरकारी तालीमी इदारों में फर्नीचर की फराहमी को यकीनी बनाने वजीर तालीम का तयक्कुन। फायर स्टेशन की कारकर्दगी को बेहतर बनाने सरकारी तालीमी इदारों और दवाखानों की अबतर सूरत हाल। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत उर्दू में इम्तिहानात मुनाकिद करने और एम्प्लॉयमेंट दफातर की कारकर्दगी पर मजलिस ने हुकूमत को दिलाई तवज्जो। कांस्टेबल्स की जायदादों के लिए तहरीरी इम्तिहान 24 अप्रैल को मुनाकिद होगा। नकली शिनाख्ती कार्ड के जरिए सिम कार्ड्स की फरोख्त के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन। हैदराबाद और सैबराबाद के हुदूद में मोबाइल शॉप्स पर धावे। अवाम के लिए इंतहाई मुज़िर चर्बी पिघलाकर तेल बनाने वाली गैर कानूनी फैक्ट्री का पर्दाफाश। खुलेआम चर्बी के तेल की तैयारी पर पुलिस की अदम तवज्जो, सख्त कार्रवाई की जरूरत। और सईदाबाद के सुंदरनगर इलाके में शराबी शौहर ने बीवी का कत्ल कर दिया। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन उवैसी ने कहा है कि 2017 में उत्तर प्रदेश असेंबली में मजलिस के उम्मीदवार अवाम की नुमाइंदगी करेंगे और असेंबली में जय मीम और जय भीम का नारा गूंजेगा। लखनऊ में एक जलसे से खिताब करते हुए बैरिस्टर उवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी हुकूमत ने हर महाज पर अवाम को धोखा दिया है। रियासत में समाज का हर तबका अखिलेश सिंह यादव से खुश नहीं है। बैरिस्टर उवैसी ने समाजवादी पार्टी और बीजेपी को एक ही सिक्के के दो रुख करार दिया और कहा कि दोनों के दरमियान नूरा कुश्ती चल रही है। बैरिस्टर उवैसी ने कहा कि समाजवादी पार्टी मजलिस से खौफजदा है। 19% के करीब मुस्लिम अक़लियत की आबादी। अरे आप कौन सा काम कर रहे हैं? तेलंगाना रियासत से मेरा ताल्लुक है, वहां पर 12% मुसलमान हैं और मजलिस पार्टी की नुमाइंदगी पर वहां पर तेलंगाना में माइनॉरिटीज का बजट 1300 करोड़ रुपये है और हम उसमें से 85-80% पैसा खर्चा करते हैं। एजुकेशन हब के ताल्लुक से देख लीजिए, 104 करोड़ रुपए कुछ नहीं हुआ। MSDP का प्रोग्राम, पॉलिटेक्निक की बिल्डिंग बन गई, कॉलेज की बिल्डिंग बन गई, मगर शुरू नहीं की जाती है। बताइए, तालीम के मैदान में, तरक्की के मैदान में लोग हमको पीछे रखना चाहते हैं। कहां गया समाजवादी का नारा कि रिजर्वेशन दिया जाएगा मुस्लिम अक़लियत को? अब तक रिजर्वेशन का नामो निशान नहीं है। ये क्या लेकर अवाम के दरमियान में जाएंगे? हर महाज पर अवाम को धोखा दिया। उत्तर प्रदेश का कोई भी अवाम का हिस्सा इनसे खुश नहीं है। यकीनन उत्तर प्रदेश में हमारी लड़ाई समाजवादी पार्टी से और बीजेपी से है। ये एक सिक्के के दो रुख हैं, इनमें नूरा कुश्ती चल रही है और इसको हम अवाम के सामने जाकर एक्सपोज करेंगे। मैं आप तमाम से अपील कर रहा हूं कि आप आइए, अपनी पार्टी को मजबूत करिए। जिस हाल में हम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश हैं। हमारे पास इतनी ज्यादा ताकत नहीं है, मगर मैं आपको बता रहा हूं कि आपका जोश और जज्बा को देखकर कह रहा हूं कि यही जोश और जज्बा इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश की सरजमीन में मजलिस पार्टी को मजबूत करेगा। हमारी आवाज उत्तर प्रदेश के विधानसभा में जाएगी इंशाअल्लाह ताला और वहां पर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जब हमारे अरकान असेंबली जाएंगे तो क्या नारा लगेगा? ये नारा लगेगा कि जय मीम और जय भीम का नारा लगेगा। और मैं आप तमाम से फिर से अपील कर रहा हूं कि आप अपनी पार्टी को मजबूत करें
اور مجھے حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں اس وطن کا شہری ہوں, اول درجے کا شہری ہوں. مجھے کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے برسوں سے اس ملک کو اپنے خون سے سینچا ہے. اس ملک کے تاریخی نشانات ہماری وفاداری اور محبت کی نشانیاں ہیں, اور ہم ہندوستان کی جنگ آزادی میں ہم تمام نے مل کر اپنا خون پسینہ بہایا, اپنی گردنوں کو قربان کیا. پھانسی کے پھندے پر مسکرا کر ہم چڑھ گئے. جیلوں میں ڈالا گیا تو انگریزوں سے ہم نے کہا کہ تمہاری دیواریں ہماری آواز حق کو روک نہیں سکتی. پھانسی کا پھندا ڈالا گیا تو ہم نے کہا کہ اس ملک کے لیے ایک جان نہیں بلکہ ہم سارے خاندان کو قربان کریں گے. آج اگر کوئی لوگ ہم سے کہتے ہیں وطن کی وفاداری کی بات کرتے ہیں, ارے تمہارا وجود نہیں تھا جب سن 57 کی جنگ آزادی شروع ہوئی. تمہارا وجود نہیں تھا. کالا پانی کی سزا ہم کاٹے مگر انگریزوں سے ہم نے بھیک نہیں مانگی کہ ہم کو معاف کر دو. علامہ فضل خیر آبادی کی روح ان لوگوں کو پکار کر کہہ رہی ہے کہ تم میں ہم میں فرق یہ ہے کہ ہم اپنے جانوں کو قربان کر دیے. ہم اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکاتے, طاغوتی اور شیطانی طاقتوں کے آگے نہیں جھکاتے. اس ملک کے لیے ہم نے اپنے جانوں کو قربان کیا, اور انشاءاللہ تعالی مستقبل میں بھی ہم اس ملک کے لیے اپنا ہر چیز کو قربان کریں گے. ریاستی اسمبلی میں 13 مختلف مطالبات زر کو مباحث کے بعد منظوری دی گئی. اپوزیشن کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے وزیر تعلیم کے سری ہری نے محکمہ تعلیم کو مطالبات زر پر مباحث کا جواب دیتے ہوئے بتایا کہ جاریہ سال جولائی تک تمام سرکاری تعلیمی اداروں میں فرنیچر کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا. انہوں نے اعتراف کیا کہ تعلیمی میدان میں تلنگانہ ریاست کافی پیچھے ہے. اس سلسلے میں 30 مارچ کو ہونے والے مباحث میں تفصیلی روشنی ڈالی جائے گی. انہوں نے بتایا کہ ارکان اسمبلی کو تعلیمی موقف سے متعلق بروشرز بھی فراہم کیے جائیں گے. انہوں نے ارکان سے تلنگانہ میں تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کے لیے تجاویز اور مشورے دینے کی درخواست کی. محکمہ صحت کے مطالبات زر پر مباحث کے دوران وزیر صحت لکشما ریڈی نے اعتراف کیا کہ سرکاری ہاسپٹلز کی حالت انتہائی ابتر ہے. انہوں نے بتایا کہ سرکاری دواخانوں کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے خصوصی بجٹ مختص کیا گیا ہے. وزیر صحت نے بتایا کہ صفائی انتظامات کو بھی بہتر بنایا جائے گا. وزیر صحت نے بتایا کہ اسمبلی کے آئندہ سیشن تک سرکاری دواخانوں کے بستروں اور دیگر آلات کو تبدیل کر دیا جائے گا. وزیر صحت نے بتایا کہ عثمانیہ دواخانے کی عمارت کو بھی برقرار رکھا جائے گا اور متصل اراضی پر ٹاورز قائم کرنے حکومت کا منصوبہ ہے. نیلوفر ہاسپٹل کے نئے بلاک کا بھی جلد افتتاح عمل میں آئے گا. نمس ہاسپٹل میں ایمرجنسی میں 40 بستروں میں اضافہ کرتے ہوئے 100 تک کر دیا گیا ہے. اس سے پہلے مجلس کے رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے پیر کو اسمبلی میں وقفہ سوالات کے دوران فائر اسٹیشنز کی کارکردگی سے متعلق سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ پرانے شہر میں فائر اسٹیشنز کی تعداد میں اضافہ کیا جانا چاہیے. انہوں نے کہا کہ آگ لگنے کے واقعات پر فائر بریگیڈ کے عملہ کافی تاخیر سے پہنچتا ہے. انہوں نے بتایا کہ جدید آلات کے لحاظ سے سہولت فراہم کی جائے. اس پر وزیر داخلہ این نرسمہا ریڈی نے کہا کہ پرانے شہر میں 10 فائر اسٹیشنز ہیں, ان کی تعداد میں اضافہ کیا جائے گا, لیکن 18 ایسے حلقے ہیں جہاں پر فائر اسٹیشنز نہیں ہیں, انہیں ترجیح دی جائے گی. حکومت ورنگل اور حیدرآباد کے لیے فائر اسٹیشنز میں اضافے کی تجویز رکھتی ہے. یقیناً وزیر داخلہ کا بیان مناسب ہے کہ شہر حیدرآباد میں اس کی تعداد میں اضافہ کیا جا رہا ہے. صرف 2 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ جہاں کہیں بھی یہ حادثہ ہوتے ہیں, آگ لگتی ہے, وہاں پر فائر بریگیڈ بہت دیر سے پہنچنے کی شکایت ہوتی ہے. اس کی 2 وجہ ہے. ایک تو تھوڑا اسٹاف کا تساہل بھی رہتا ہے, ٹرافک کی وجہ سے بھی. ہم حیدرآباد میں خصوصاً پرانے شہر میں جو فائر اسٹیشنز ہے اس کی تعداد میں اضافہ کرنے کے لیے اس سے پہلے بھی توجہ دلائے تھے. وزیر داخلہ نے تفصیلات بتایا کہ پورے حیدرآباد میں نئے عصری آلات کے ساتھ اس کو اضافہ کیا جا رہا ہے. میری گزارش ہے کہ ایک جامع رپورٹ اس پہ دیکھ کر, کئی اسمبلی حلقے ایسے ہیں 10 اضلاع میں ہمارے پاس جہاں پر فائر بریگیڈ کی ضرورت نہیں ہے, ان کو مناسب طریقے سے اس کو حل کرتے ہوئے ایسے حادثات کی روک تھام کے لیے مناسب ہے کہ اس کی تعداد میں اضافہ ہونا چاہیے, اور عصری تقاضوں کے لحاظ سے, جدید آلات کے لحاظ سے بھی اس کو فلفل کرتے ہوئے لوگوں کو سہولت پہنچانا مناسب رہے گا. ابھی قادر صاحب نے کہا ہے
अभी हैदराबाद में और बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जनाबा और पॉपुलेशन बढ़ गया, शहर भी बढ़ गया, इसी वास्ते और नया फायर स्टेशन खोलने के लिए हम लोग नया स्टार्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, प्रोग्राम भी है। और दूसरा, अभी ओल्ड शहर में 10 फायर स्टेशंस है, और भी जरूरत पड़े तो उसको इंक्रीज करने के लिए कोशिश करेंगे। और जहाँ जहाँ जो कॉन्स्टिट्यूंसी में 18 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में फायर स्टेशन एक भी नहीं है, वहाँ पहले देंगे, उसके बाद और जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ ज़्यादा देने के लिए। हैदराबाद वरंगल के लिए ऑलरेडी हम प्रपोजल कर चुके हैं, उसको और बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे। हम लोग हर जगह सबको सहूलत देने के लिए, जहाँ जिनिंग मिल्स है वहाँ और एक से ज़्यादा भी वो फायर स्टेशन खोलने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और सबको जो भी सहूलत होना है वो सहूलत हमारा एमएलए के साथ बात करके ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तेलंगाना असेंबली में पीर को मुतालबात ज़र पर मुबाहस में हिस्सा लेते हुए रुकन असेंबली याकूतपुरा मुमताज़ अहमद खान ने शहर हैदराबाद और अजला में सरकारी स्कूल्स और दवाखानों में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी का मसला उठाया। उन्होंने कहा कि कई सरकारी स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और बरक़ी भी सरबराह नहीं की जा रही है। कई सरकारी स्कूल्स खानगी इमारतों में काम कर रहे हैं, जहां कई बरसों से किराए में भी इजाफा नहीं किया गया है। उन्होंने हुकूमत की तरफ से अक़ामती स्कूल्स के क़याम के ऐलान का खैर मकदम करते हुए कहा कि इन स्कूल्स को इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कायम किया जाए। मुमताज़ अहमद खान ने उर्दू असातिज़ा की मखलूआत जायदादों को पुर करने, पुराने शहर में डिग्री कॉलेजेस कायम करने और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तामीर करने का भी मुतालबा किया। जैसा कि शहर हैदराबाद और तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो सरकारी बिल्डिंग हैं, बहुत सारे स्कूल्स खानगी बिल्डिंग में हैं, जहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पर कोई टॉयलेट, पीने का पानी और इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं है। और जहाँ भी प्राइवेट स्कूल हैं, जो स्कूल्स के लैंडलॉर्ड्स हैं, चूँकि उनके किराए के अंदर किसी किस्म का अनाउंसमेंट नहीं होता, बरसा बरस से वो साबिक़ा किराए पर वो बिल्डिंग है, जिसकी वजह से जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो स्कूलों को खाली करवाना चाहते हैं। और जब भी रेनी सीज़न आता है, रेनी सीज़न के अंदर जीएचएमसी को मैनेज करके स्कूल बिल्डिंग को डिलैपिलेटेड कंडीशन में कहकर स्कूल के जो भी डीओज हैं उनको मैनेज करके स्कूलें खाली करवा देते। तो मेरी आपके ज़रिए हुकूमत से ख्वाहिश है कि तमाम शहर हैदराबाद और अजला के अंदर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के अंदर स्कूल कायम किए जाएँ। ये बड़ी अच्छी बात है कि हुकूमत की जानिब से जो रेसिडेंशियल स्कूल का ऐलान किया गया, स्टेट्स के अंदर 70 स्कूल्स कायम करने की बात कही गई, उस ताल्लुक़ से उसमें तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ तमाम स्कूल्स को खोलना चाहिए। और प्रोफेशनल कॉलेजेस माइनॉरिटी पॉपुलेशन के हिसाब से सारे अजला के अंदर और शहर हैदराबाद के अंदर खोलना चाहिए। स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विसेज, पुराने शहर में एक सिर्फ खुली खुदूशा स्टेडियम से हटकर कोई भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं है। पुराने शहर के लिए कई सालों से चंद्रान गुट्टा और मेरे याकूतपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर संतोष नगर डिवीजन में स्पोर्ट्स कॉलेज खोलने, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोलने के लिए मुसलसल नुमाइंदगी की जा रही है। तो हुकूमत को चाहिए कि पुराने शहर के हर हल्के के अंदर एक एक स्पोर्ट्स कॉलेज, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाना चाहिए। शहर और तमाम अजला के अंदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, बहुत बुरी हालत में हैं। गवर्नमेंट पिछले बजट में जो बजट अलाट किए थे उसमें से सिर्फ 10% इस्तेमाल हुआ, 90% बजट इस्तेमाल नहीं किया गया। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर किसी किस्म की सहूलत नहीं है। तमाम हॉस्पिटल्स, उस्मानिया, नीलोफर, गांधी हॉस्पिटल, इन दवाखानों के अंदर इतना बुरा हाल है कि अगर कोई सेहतमंद आदमी भी अगर दवाखाने के अंदर गया तो बीमार हो जाएगा। वहाँ पर बेड्स नहीं हैं, एक एक बेड पर 3-3, 4-4 पेशेंट को लिटाया जाता। तो मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि इन डिमांड के अंदर जिन चीज़ों पर कहा गया उस पर हुकूमत को अमल करना चाहिए। शुक्रिया।
रियासती वजीर हरीश राव ने एक सवाल के दौरान असेंबली में बताया कि रेत माफिया के खिलाफ आहनी पंजे से निपटा जाएगा। उन्होंने कहा कि माजी के मुकाबले रेत की कीमतों में कमी हुई है। इस साल रेत से 365 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है जो गुज़िश्ता 5 बरसों में नहीं हुई। अब तक 5094 ऐसे मामला दर्ज किए गए जिनमें रेत की गैर कानूनी तौर पर मुंतकली की जा रही थी और ऐसे अफराद से 11 करोड़ रुपए जुर्माना हासिल किया गया है। रियासती वजीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी ने तेलंगाना असेंबली में मुख्तसर नोटिस पर शी टीम से मुतालिक उठाए गए सवाल पर बताया कि रियासत में जुमला 204 शी टीमें काम कर रही हैं। इनमें हैदराबाद में 100, सबराबाद में 60 और अजला में 44 टीमें हैं। अजला में इन टीमों में मजीद तोसी देने पर गौर किया जा रहा है। अब तक 2400 अफराद की काउंसलिंग की गई है जो लड़कियों और खवातीन से छेड़छाड़ करते हुए पकड़े गए थे। 1720 अफराद को हिरासत में लिया गया और 315 अफराद के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। उन्होंने कहा कि शी टीमों के जरिए लड़कियों और खवातीन से छेड़छाड़ और मजालिम के वाक़यात के इंसदाद के लिए मुख्तलिफ इक़दामात किए जा रहे हैं। तेलंगाना के वजीर माल व नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने पीर को असेंबली में बताया कि अब तक 1,25,000 अराजी के पट्टे फराहम किए गए हैं। जुमला 3,40,425 दरखास्तों में 1,25,584 अफराद को अराजी के पट्टे फराहम किए गए। उन्होंने कहा कि सरकारी अराजी पर जो लोग मौजूद थे उन्हें पट्टे दिए गए और मुतनाज़ा अराजी के पट्टे जारी नहीं किए गए हैं। जियो नंबर 59 के तहत सिर्फ उन अफराद को ही पट्टे दिए गए जिन्होंने सरकारी अराजी पर तामीर का काम किया था। तेलंगाना में कांस्टेबल्स की जायदादों के लिए तहरीरी इम्तिहान 24 अप्रैल को मुनक्किद होगा। इससे पहले 3 अप्रैल को यह इम्तिहान मुनक्किद होने वाला था, लेकिन आरआरबी इम्तिहान की वजह से इसे मुलतवी किया गया था। सब इंस्पेक्टर्स के लिए तहरीरी इम्तिहान 17 अप्रैल को ही मुनक्किद होगा। एमसेट इम्तिहान के लिए ऑनलाइन दरखास्तों के अदखाल के लिए मजीद 2 दिन की मोहलत दी गई है। महकमे आला तालीमी बोर्ड ने बताया कि एलामिये के मुताबिक 28 मार्च तक ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल की जा सकती थीं। अब इसमें 2 दिन की तोसी की गई है। दरखास्तों की दुरुस्तगी का अमल 3 ta 13 अप्रैल है। हॉल टिकट्स 24 ta 30 अप्रैल के दरमियान डाउनलोड किए जा सकते हैं। 2 मई को इम्तिहान मुनक्किद होगा। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मौजम खान ने कहा है कि रियासत में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा होने के बावजूद भी उस पर मौसर तरीके से अमलावरी नहीं हो रही है। मजलिस के रुकन असम्बली ने असम्बली में कहा कि मुख्तलिफ महकमे जात में मुतरजमीन का तकर्रुर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुलाजमीन के लिए फिटमेंट पर भी अमल नहीं हो रहा है। मुलाजमीन के हेल्थ कार्ड पर भी अब तक इक़दाम नहीं किए गए। मजलिस के रुकन असम्बली ने तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत मुनक्किद होने वाले इम्तिहानात उर्दू के जरिए भी मुनक्किद करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ महकमे जात में बदउनवानियाँ उरूज पर हैं, उसके खिलाफ ही कार्रवाई की जानी चाहिए। मौजम खां के सवाल का जवाब देते हुए वजीर स्पोर्ट्स पद्मा राव ने बताया कि तमाम असम्बली हल्के जात में स्टेडियम्स की तामीर के लिए हुकूमत पाबंद अहद है। Speaker Madam, I would like to urge the government to constitute the official language commission by nominating chairman and members including Urdu knowing members at the earliest. Speaker Madam, I request the government to issue orders for appointment of Urdu knowing persons as translators and computer operators in different departments, as well as the district collectorates and other district officers, since Urdu is declared a second official language in all the 10 districts of the state. Speaker Madam, the government has revised the pay scales of the government employees with effect from Telangana formation 2nd June 2014. First, in February 2015, the Chief Minister Sahab has announced 43% pay hike for the government employees, and they were paid the increased salaries from the March 2015. The revised pay scale have not been provided to the employees of some government-run organizations such as Setwin. The health card scheme for the government employees is not been implemented effectively. Madam, the Telangana State Public Service Commission is functioning
All the members have been nominated. There are thousands of vacancies in various government departments and several thousand vacancies have been notified so far. I would request the government to announce a timetable as the promise for filling up the all vacancies in all government departments through the Public Service Commission. Apart from English and Telugu, all the tests of the Public Service Commission should be conducted in Urdu also, which is the second official language. Lastly, Madam, there are different wings from the curbing corruption in the state. This includes Anti-Corruption Bureau, Vigilance and Enforcement Department, Telangana Vigilance Commission and Lok Ayukta. Not much has been heard about the activities of these institutions to curb the corruption at various levels of the administration in the state. I would like the Honorable Chief Minister to tell us about the performance of this institution in the last 1 year. Thank you, Madam. रुकन असम्बली कारवान कौसर मईउद्दीन ने एम्प्लॉयमेंट दफातर की नाकिस कारकर्दगी पर हुकूमत को तवज्जो दिलाई। असम्बली में कौसर मईउद्दीन ने कहा कि अमले की कमी की वजह से एम्प्लॉयमेंट दफातर का कामकाज ठप होकर रह गया है। मजलिस के रुकन असम्बली ने निज़ाम शुगर फैक्ट्री की दोबारा कुशादगी का भी मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि शहर के गोलकुंडा किले, चार मीनार और जू पार्क में सयाहों के लिए मौसर सहूलतें दस्तियाब नहीं हैं। इस सिलसिले में हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए। कौसर मईउद्दीन ने हैदराबाद में हरीत हरम प्रोग्राम मुनक्किद करने और पुराने शहर में IT हब की शाख कायम करने का भी मुतालबा किया। मैं आपके ज़रिए बताना चाहता हूँ लेबर और एम्प्लॉयमेंट के। आप देखते होंगे रियासत तेलंगाना के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर पर एक एम्प्लॉयमेंट ऑफिस रहती, मगर आज एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का ये हाल हो चुका, वहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं और बिल्कुल वहाँ पर स्टाफ की कमी। और उसके बाद ख़ास तौर से एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जब जाते हैं तो वहाँ पर घंटों तक उनको लाइन में लगाया जाता है। मैं आपके ज़रिए हुकूमत को बताना चाहता हूँ रियासत तेलंगाना के हेडक्वार्टर्स पर हर जगह पर एम्प्लॉयमेंट ऑफिस पर ख़ास तौर से तवज्जो देना चाहिए और उस पर नज़र रखना चाहिए। और इंडस्ट्रियल के ताल्लुक़ से जो हुकूमत नई बनने के बाद निज़ाम शुगर फैक्ट्री, बोधन फैक्ट्री, श्रीपुर कागज़ नगर और दीगर जो फैक्ट्री बंद किए गए और हुकूमत बताई थी कि 100 दिन के अंदर इन फैक्ट्रियों को फिर रीओपन करने का वादा किया गया था, मगर आज 1.5 साल होने को आ गया, कोई एक फैक्ट्री ओपन नहीं हुई। वहाँ पर जो मुलाजिम करने वाले जो एम्प्लॉय है वो घर के बेघर हो चुके और हज़ारों की तादाद में आज बेघर होकर वो इंटरेस्ट के ज़रिए पैसे ले रहे और उनके मासूम बच्चों को तालीम पढ़ाने के लिए और उनके रहने के लिए इंटरेस्ट के ज़रिए पैसे लेके उन्होंने ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। आपके ज़रिए मैं बताना चाहता हूं हुकूमत को इसके ऊपर फौरी जल्द से जल्द एक्शन लेते हुए इन फैक्ट्रियों को और इसके अलावा भी जो दीगर फैक्ट्रीज बंद हो चुके वो फैक्ट्रियों को भी ओपन करने की सख्त ज़रूरत है। दूसरी जो टूरिज़म के ताल्लुक़ से, आज टूरिज़म के ताल्लुक़ से आपको मैं बताता हूँ मेरे हल्के के अंदर 7 गुम्बद, गोलकुंडा और दीगर जो मकामात है वहाँ पर बाहर के कई टूरिस्ट आते हैं, कई ऐसे अरब कंट्रीज से और गल्फ दूसरे कंट्रीज से आते हैं, मगर वहाँ पर आप देखते होंगे गोलकुंडे के अंदर या 7 गुम्बद के अंदर या 4 मीनार हो या दीगर जो जैसा कि जू पार्क है वहाँ पर टूरिस्ट को कोई किस्म की सहूलत नहीं दी जाती है। रहा दूसरा फॉरेस्ट के ताल्लुक़ से जो आप देखते होंगे आज पिछले 2 साल से बारिश ना हो रही, यहाँ पर जो बड़े बड़े फॉरेस्ट एरिया थे, बड़े बड़े जैसे कि आदिलाबाद का हो, चाहे वो नरसापुर का हो, चाहे वरंगल का हो, आप देख रहे होंगे आज बड़े बड़े फॉरेस्ट एरिया के अंदर जो जंगलात, बड़े बड़े जंगलात को कटिंग कर वहाँ पर बड़े बड़े लोगों के फार्म हाउस बनते जा रहे हैं। इसकी वजह जो बारिश ना होने की वजह यह है जो
ग्रीनरी, जो बड़े बड़े फॉरेस्ट की वजह कट होने की वजह से आपके रियासत तेलंगाना के अंदर बारिश ना हो रही। मैं आपके ज़रिए हुकूमत को ये बताना चाहता हूँ, जहाँ पर भी आपकी ज़मीन फॉरेस्ट की ज़मीन है वहाँ पर आप देखते। और रहा दूसरा, साथ ही साथ हैदराबाद के अंदर भी हर साल दीगर हुकूमतों के ज़रिए में और आपकी हुकूमत के ज़रिए यहाँ पर हैदराबाद के अंदर भी पौधों का जो प्रोग्राम होता था, आज 2 साल होने को हो गया, फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट के ज़रिए यहाँ पर कोई प्रोग्राम नहीं हो रहे। कांग्रेस लीडर व साबिक मरकजी वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने सदर तेलंगाना कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी के हमरा पीर को चेरलापल्ली जेल पहुंचकर हैदराबाद यूनिवर्सिटी के महरूज तलबा से मुलाकात की। बाद में मीडिया से बात करते हुए सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि तलबा के जिस्म पर अब भी जख्मों के निशान पाए जाते हैं। उन्होंने सवाल किया कि SC/ST एट्रोसिटी मुकदमे का सामना कर रहे वाइस चांसलर अब भी आज़ाद घूम रहे हैं, जबकि तलबा को बेरहमाना तरीके से पहले तो मारा गया और उन्हें जेल में भी डाल दिया गया। उन्होंने अप्पाराव की फौरी बरतरफी और गिरफ्तारी का मुतालबा किया। उधर हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तलबा पर की गई लाठीचार्ज, बरखी और आबरसानी खदमात की मसदूदी के सिलसिले में दायर करदा शिकायत के सिलसिले में वाइस चांसलर अप्पाराव और रजिस्ट्रार पीर को रियासती इंसानी हकूक कमीशन के रूबरू पेश हुए। अप्पाराव ने कमीशन के सदरनशीन निसार अहमद कुकरू को तमाम तफसीलात से वाकिफ करवाया। सदरनशीन इंसानी हकूक कमीशन ने इस बात की ताकीद की कि यूनिवर्सिटी में तमाम सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। जिले कलेक्टर संगारेड्डी रोनाल्ड रोस ने संगारेड्डी के अवामी दरबार में मसाइल का जायजा लिया। उन्होंने मुताल्लिक़ा अहदेदारों को अवामी मसाइल की यकसुई की हिदायत दी। इस मौके पर AJC वेंकटेश्वरलू, CO जिला परिषद वर्षनी के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। कोतापेट फ्रूट मार्केट के होलसेल कमीशन एजेंट्स ने महकमे एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के अहदेदारों पर हरासानी का इल्जाम आयद किया है। होलसेल फ्रूट कमीशन एजेंट्स गड्डियानारम के जिम्मेदार ताजुद्दीन ने मीडिया को बताया कि वो होलसेल कमीशन एजेंट्स की हैसियत से काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सरकारी हुक्मनामे के तहत अगर ये एग्रीकल्चरल मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है कि अगर कोई मार्केट यार्ड में कार्बेट का इस्तेमाल करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। उन्होंने बताया कि फूड सेफ्टी और हेल्थ डिपार्टमेंट के अहदेदार कार्बेट इस्तेमाल करने वालों की जाँच करके ज़रूरी कार्रवाई कर सकते हैं। बहादुरपुरे में चर्बी पिघलाकर तेल बनाने वाली गैर कानूनी फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। हुकूमत, बलदिया व पुलिस के लाख दावों के बावजूद आवाम की जान के लिए सख्त तौर पर मुज़िर चर्बी का तेल खुलेआम तैयार किया जा रहा है। एमओ कॉलोनी बहादुरपुरे के जिंदा ज़मीर और चर्बी के पिघलने की वजह से फैलने वाले ताफून व धुएं से परेशान हल आवाम की इत्तला पर 4TV के नुमाइंदे नोमान ने जान की परवाह किए बगैर इंसानी सेहत के लिए जहर साबित होने वाले तेल की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। यहाँ पर सैकड़ों कुंटल चर्बी मौजूद थी। 3 भट्टियों के जरिए इसे पिघलाया जा रहा था और पैकिंग के डिब्बे भी मौजूद थे। मकामी अफराद ने बताया कि इस फैक्ट्री की वजह से बच्चे, जवान, बूढ़े सब अक्सर बीमार रहते हैं। उनके मुताबिक फैक्ट्री का मालिक काफ़ी असर व रसूख का हामिल है, जिसकी वजह से पुलिस या हिफ्ज़ान सेहत का जिम्मेदार महकमा यहाँ हाथ डालने से भी डरता है। वाज़ेह है कि 4TV ने इससे पहले भी चर्बी का तेल, उसकी सप्लाई और इस्तेमाल होने वाले नुकसानात से नाज़रीन को वाकिफ करवाया था। शहर की कई होटलों और मंडियों पर दस्तयाब ग़िज़ाओं में ये तेल इस्तेमाल किया जाता है।
जवान बेटे की मुश्तबा मौत ने खानदान को हिलाकर रख दिया है। सत्तारबाग के साकिन मोहम्मद इमरान की लाश भवानी नगर रेलवे ट्रैक पर दस्तयाब हुई थी। मरहूम के अफराद खानदान ने इस वाक़े पर शुबहात का इजहार किया, लेकिन रेलवे पुलिस की अदम संजीदगी की वजह से इमरान के अफराद खानदान की मायूसी में और भी इजाफा हो गया है। उन्होंने हुकाम से मुतालबा किया है कि इस वाक़े की तहक़ीक़ात की जाए ताकि हक़ाइक़ सामने आ सके। 2 हफ्ते कबल अपने जवान लड़के की मौत के गम में डूबे मजबूर माँ बाप मौत की वजह जानने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सत्तारबाग का रहने वाला 22 साला मोहम्मद इमरान को 13 मार्च की शाम 4 बजे रहीम नामी लड़का अपने साथ ले गया था और सिर्फ 1.5 घंटे बाद इमरान की लाश भवानीनगर रेलवे ट्रैक पर पाई गई थी। उसके सर पर जख्म का निशान। रेलवे पुलिस ने हादसा मान लिया और ज़रूरी कार्रवाई व पोस्टमार्टम के बाद इमरान की लाश वसा के हवाले कर दी गई। घर के खर्च का जिम्मेदार वाहिद इमरान था और 6 भाइयों व बहनों में सबसे बड़े इमरान मदीना मार्केट में कपड़ों की दुकान में मुलाजिम थे। गम व सदमे की तस्वीर बने हुए उनके माँ बाप ने बताया कि इमरान सिर्फ अपने काम से मतलब रखा करता था, किसी से किसी किस्म की दुश्मनी भी नहीं थी। उन्होंने बताया कि 13 मार्च इतवार की शाम रहीम नामी लड़का घर आया और इमरान को अपने साथ चलने को कहा। इमरान के इनकार पर वो कहा कि अभी आएंगे, ये कहकर ज़बरदस्ती उसे अपने साथ ले गया और कुछ ही देर बाद इत्तला मिली कि ट्रेन के हादसे में इमरान की मौत हो गई है। गमज़दा वालिदैन मौत को हादसाती करार देने पर शक को शुबे का इजहार कर रहे हैं और वो अपनी फरियाद लेकर 15 दिनों से रेलवे पुलिस के दफ्तर और मुकामी पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहे हैं। उनका कहना है कि संजीदगी से कोई उनकी बात सुनने वाला भी नहीं है। उन्होंने 4TV के जरिए अरबाब मजाज से दरख्वास्त की है कि जवान बेटे की मुश्तबा मौत की वजूहात जानने में उनकी मदद की जाए। मोहम्मद इमरान नाम है। घर पे से बुला के लेके गए 13 तारीख के दिन 4 बजे के टाइम पे। बच्चे का नाम रहीम है। नहीं चलते हुए भी ज़बरदस्ती लेके गए रेलवे ट्रैक पे। उनका ना दोस्त है ना उनके कोई पहचानत के। 2 घंटे में मालूम होगा साहब। बच्चा बोली जल्द से जल्द कार्रवाई करो, इतने दिन हो गया बच्चे को कुछ एक्शन नहीं ले रहे। जा रहे हम रोज़ जा रहे आ रहे वहाँ से PS को भी जा रहे, वहाँ से भवानी नगर को भी जा रहे। आ जाओ कल आओ बरे। बच्चे का अब तक कुछ भी मालूम नहीं हुआ। आज 16 दिन है। जल्द से जल्द जो लेके गए सो बच्चों को खातिलों को पकड़ो। ट्रेन का है सो नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम, ढकल दिए ट्रेन में से नहीं मालूम। ना बच्चा लड़ने वाला नहीं था, कुछ नहीं, ज़बरदस्ती आके लेके गए घर पे से। रहीम है बच्चे का नाम। तालाब कट्टे का रहने वाला है बच्चा। जिंदगी मेरे बच्चे की उस पर थी, मेरे बच्चे के ऊपर ही थी जिंदगी मेरी। घर का बड़ा बच्चा है मेरा। तहकीकात पुलिस वाले जल्द से जल्द करिए। नकली शिनाख्ती दस्तावेजात पर सिम कार्ड्स की फरोख्त के खिलाफ सैबराबाद और हैदराबाद कमिश्नरेट हुदूद में पुलिस ने बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम अंजाम दी है। जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, SR नगर, रायदुर्गम, हाईटेक सिटी, एबिट्स, चिराग अली लैंड, सिकंदराबाद, अलवाल, फलकनुमा, मकलपुरा और दीगर इलाकों में पुलिस ने मोबाइल शॉप्स की दुकानों पर धावे करते हुए सिम कार्ड्स की फरोख्त के फार्म्स की जांच की। वाज़ेह है कि शायनतगंज के साकिन 15 साल लड़के अभय के अगवे और कत्ल के बाद कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी ने हिदायत जारी की थी कि सिम कार्ड्स की फरोख्त के सिलसिले में शिनाख्ती दस्तावेजात की जांच की जाए। ऐसी इत्तलात मिली थी कि अभय मामले में फर्जी शिनाख्ती कार्ड की मदद से सिम कार्ड हासिल किया गया था। पुलिस ने मोबाइल शॉप मालिकान को ताकीद की है कि फर्जी दस्तावेजात की बुनियाद पर सिम कार्ड्स फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सैदाबाद के चिंतल इलाके सुंदरनगर में एक शख्स ने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक पत्थर फोड़ने का काम करने वाले वेंकटेश की 6 साल पहले कल्पना के साथ शादी हुई थी। वेंकटेश अक्सर शराब पीकर अपनी बीवी कल्पना के साथ झगड़ा किया करता था।
इतवार की रात भी उसने नशे की हालत में अपनी बीवी के साथ झगड़ा किया और फिर पत्थर फोड़ने के औजार से उस पर हमला कर दिया, जिससे वो बरसरे मौका हलाक हो गई। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मकाम वाक़या पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया। महलूक खातून का शौहर वेंकटेश मफरूर बताया गया है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। मलकपेट में वाक़े सिग्नेचर बार एंड रेस्टोरेंट के लाइसेंस की तजदीद न होने पर मोहर बंद कर दिया गया। बलदी हुक्काम पीर को बार रेस्टोरेंट पहुंचे थे और जब लाइसेंस देखा गया तो उसकी तजदीद नहीं की गई थी, जिस पर ओहदेदारों ने बार रेस्टोरेंट पर ताला लगा दिया। कोटले आलीजा के इलाके शादीलाल गली में सरखे की वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक मकान मालिक यूसुफ अली अपने अफराद ख़ानदान के हमरा रिश्तेदारों के पास गए हुए थे। इतवार को जब वो घर लौटे तो घर में सामान बिखरा पड़ा था और अलमारी से 4 तोले के तिलाई जेवरात और 20,000 रुपये नकद रकम का सरका कर लिया गया था। इतला मिलने के बाद मीर चौक पुलिस ने मुकाम वाक़े का मुआयना किया और मकान मालिक से तफसीलात हासिल की। मुतल्लिक़ा कॉरपोरेटर महमूद खादरी ने भी मकान मालिक से मुलाकात की और पुलिस अहदेदारों से दरख्वास्त की कि सारिकों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी को यकीनी बनाया जाए। मीर चौक पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। पंजागुट्टा पुलिस ने कोरियर कंपनी के मुलाजिम की बाइक पर रखे हुए बॉक्स से कीमती मोबाइल फोन्स का सरखा करने वाले 2 सारिकों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि गुंटूर का साकिन बी दुर्गा पवन और साई तेजस्वी ने अमीरपेट लाल बंगले के पास डिलीवरी के लिए जाने वाले कोरियर कंपनी के मुलाजिम की बाइक पर रखे हुए पार्सल बॉक्स से 6 आईफोन का सरखा कर लिया। पुलिस ने बताया कि 4 मार्च को डीटीडीसी कंपनी के मुलाजिम अब्राहम ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 3 मार्च को जब वो खरीदारी के लिए ग्रीनलैंड गया, उस वक्त उनकी बाइक पर पार्सल का बॉक्स मौजूद था। जब वो वापस लौटा तो बैग का सरखा हो चुका था। अब्राहम को इस बात का पता नहीं था कि इस बैग में मोबाइल फोन मौजूद थे। पुलिस ने शिकायत मिलने पर दोनों सारिकों को गिरफ्तार करते हुए अदालत में पेश कर दिया। रोरम्बा दियोड़ी नूरखां बाजार की रहने वाली 30 साला आशा बेगम 26 मार्च से लापता बताई गई हैं। इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और वो बीमार हैं। वो सुल्तानपुर में मुनक्किदा एक तकरीब में शिरकत करने के लिए गई थी और वापस घर नहीं लौटी। किसी को नजर आ जाए तो दरख्वास्त की गई है कि दबीरपुरा पुलिस को इसकी इत्तला दी जाए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश की समाजवादी हुकूमत मजलिस से खौफजदा। 2017 के असेंबली इंतखाबात में मजलिस अवाम की नुमाइंदगी करेगी। लखनऊ में सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी का खिताब। असेंबली में 13 मुतालबात ज़रको मुबाहिस के बाद मंजूरी। जारिया साल जुलाई तक सरकारी तालीमी इदारों में फर्नीचर की फराहमी को यकीनी बनाने वजीर तालीम का तयक़ुन। फायर स्टेशन की कारकर्दगी को बेहतर बनाने सरकारी तालीमी इदारों और दवाखानों की अबतर सूरत हाल। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत उर्दू में इम्तिहानात मुनाकिद करने और एम्प्लॉयमेंट दफातर की कारकर्दगी पर मजलिस ने हुकूमत को दिलाई तवज्जो। कांस्टेबल्स की जायदादों के लिए तहरीरी इम्तिहान 24 अप्रैल को मुनाकिद होगा। नकली शिनाख्ती कार्ड के जरिए सिम कार्ड्स की फरोख्त के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन। हैदराबाद और सैबराबाद के हुदूद में मोबाइल शॉप्स पर धावे। अवाम के लिए इंतहाई मुज़िर चर्बी पिघलाकर तेल बनाने वाली गैर कानूनी फैक्ट्री का पर्दाफाश। खुलेआम चर्बी के तेल की तैयारी पर पुलिस की अदम तवज्जो, सख्त कार्रवाई की जरूरत। और सईदाबाद के सुंदरनगर इलाके में शराबी शौहर ने बीवी का कत्ल कर दिया। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।